हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे ओमेगा कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि हम कल की वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। उसी में आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, कुछ बच्चों को याद दिला दूं कि हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स में लेकर आए हैं, जिनको मैंने अच्छे से आपको बता भी दिया है और दिखाया भी है कि ये जो हमारे 100 क्वेश्चन है, आपने देखा है कि ये पहला पेज है, ये 100 क्वेश्चनों का सेकंड पेज है, ये थर्ड है, और आप देखेंगे ये फोर्थ पेज है, ये आप देखिए, और ये लास्ट पेज है। और आप देख रहे होंगे इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ 100 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम आपको बता दें कि पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हमने 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा भी, और जो अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन जो हैं, वो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उन्हों के द्वारा भी जो है वो बनाए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसलिए हम आपके लिए जो है क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें अच्छे से। तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आपने देखा क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओमेगा क्लासेस 1270, आपने देखा सारी चीज। यहाँ पे 2 डाला हुआ तो वीडियो नंबर 2 है। जो कल की वीडियो है उसके अंदर हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसके रियल नंबर के 1 और 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और उसमें थोड़ी सी बात की गई है आपसे, ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में ही बात की गई है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम लेकर आए हैं, और इसे बिल्कुल अच्छे से फिनिश करने का काम करेंगे। यानी आज की हम इस वीडियो में इसको चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। तो हमारा जो है, हम चलते हैं चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी हमें अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? वे फैक्टर जो, यानी वे नंबर्स जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो 1 और इटसेल्फ, माने अपने आप के और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभाज्य नंबर। अभाज्य का मतलब होता है वे संख्याएं जो 1 से डिवाइड होती हैं या अपने आप से। तो हमारे पास क्वेश्चन है 96, यानी 96 के पहले फैक्टर करेंगे, फिर 404 के फैक्टर करेंगे। आपको मालूम है जब मैं 96 के यहाँ पे फैक्टर करूंगा तो 96 के जो फैक्टर है वो क्या होंगे? आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर आप 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर आप 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आप 2 से 2 6 जा 12, फिर आप 2 से 2 3 जा 6, और फिर आप 3 से काटिए, 3 1 जा 3। 2 की डिविजिबिलिटी में कौन? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से कटता रहेगा। जब तक वो 2 से कटता रहेगा, जब तक उसकी यूनिट प्लेस जो है 0 2 4 6 8 होगा। और 3 की प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल नंबर। अगर आप जो नंबर है उनका अगर सम करने के बाद अगर वो नंबरों का सम जो है अगर 3 के टेबल में आ रहा है, यानी 3 के से डिवाइड हो रहा है, तो इजीली हो जाएगा। मतलब उसको आप बता देंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब यहाँ पे हम करते हैं इसके बाद 404, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर आप 2 से काटो, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, और 101 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 101 जा 100। अब आप यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू में 2 2 2 2 3, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 और 101। अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे HCF। HCF क्या होता है बेटा? जो दोनों में कॉमन होता है उन नंबरों को उतार के रखिए पहले, जो दोनों में कॉमन है। तो पहले एक 2 कॉमन है, फिर एक आगे 2 कॉमन है, इसके अलावा वो एक कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 ही जा HCF। ये एक तो ये आ गया, HCF हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? तो एलसीएम का एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम इक्वल टू HCF, जो पहले आपने HCF निकाला उसे रखिए, इंटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर का मतलब होता है बेटा जो बाहर के जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी ले लीजिए, अदर फैक्टर्स। अब आपने देखा HCF कितना आपका? वो 4 है। अदर फैक्टर्स जो बचे हुए हैं सबको लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू 101। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया, 3 दूनी 6 और 96 होंगे, 96 और 101। अब 101 की 96 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 96 में मल्टीप्लाई कर दो ना इसकी, 6 1 जा 6, 6 0 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 0 0, 9 1 जा 9। अब आपको मालूम है ये 6 हुआ, ये 9 हुआ, ये 6 हुआ, ये 9 हुआ, तो हो जाएगा 9696। दिस इज आंसर।
तो ये जो है हमारा एचसीएफ निकला है। क्या निकला बेटा? एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दिए। तो मैं आपको फिर भी आपको बता देता हूँ इसमें एक बार फिर कि सबसे पहले जो आपको नंबर दिए हुए हैं, जैसे आपका 96 दिया हुआ है और 404 दिया हुआ है, और इससे ज्यादा भी नंबर दे सकता है। पहले उनके प्राइम फैक्टर करिए। जब आप उनके प्राइम फैक्टर कर लें फिर ऊपर नीचे रखिए। ऊपर नीचे रखने के बाद फिर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो फिर दोनों में कॉमन देखिए, 3 है तो तीनों में कॉमन देखिए, और अगर 4 है तो चारों में कॉमन देखिए। तो इन दो है तो दोनों में हमने कॉमन देखा। अगर वो दोनों में कॉमन लेने के बाद फिर उनकी सारों की मल्टीप्लाई करिए। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। वही क्या होगा बेटा? आपका एचसीएफ। एक तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। यानी जब आप एलसीएम निकालेंगे तो पहले जो एचसीएफ निकला हुआ उसे अलग रखिए, अदर फैक्टर जो आपको दिए हैं उन्हें रखिए। तो एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ 4 हो गया और बाकी अदर फैक्टर ये सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सबकी। जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन में आपकी समझ में आ गया। मैं एक बार फिर आपको ये ध्यान दिला दूं, याद दिला दूं कि ये वीडियो में हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। हम आपके लिए है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीबीएसई से और यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। यूपी बोर्ड वाले भी जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां पे मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं, और सीबीएसई वाले भी इसको सर्च कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे मैथ की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने मैथ को बिल्कुल अलग रख दीजिए। अब मैथ उठाने की जरूरत नहीं है। आप अब 100 क्वेश्चनों पे फोकस करिए, और इन 100 क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। पहले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। कल की वीडियो में जो हम लेकर आए थे 2 क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। तीसरा और चौथा क्वेश्चन आज की वीडियो में है, आसानी से आप कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? ये हो जाएगा आपका 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस में 5। अब आप क्या करें, इसमें हमें दिखाना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या तो है, क्यों है? तो आप यहाँ से क्या कॉमन करें? 5 कॉमन करें तो बचेगा क्या आपका यहाँ से? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। जब वहां से कॉमन हो गया तो एक तो ये रहा 5 और एक ये रहा 5, ये दोनों में से जो हम कॉमन करेंगे तो 5 कॉमन हो गया। तो बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास ये। अब आप इन सारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 7 6 42, सारों की मल्टीप्लाई 7 6 42 और 4 3 12 12 दूनी 24, 24 की कम 42 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और ये हो जाएगा 24। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 4 6 10, 8 1 9 1 10, 1008 हो गया। कितना हो गया बेटा? 1008 और प्लस एक और है ये वाला, इसे और जोड़ लो तो हो जाएगा आपका 5 इंटू 1009। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद 5 9 जा 45, तो यही रखिए आप, इसी रखिए। अब ये नंबर जो निकल कर आएगा ऐसे रखिए 5 9 जा 45 और 5 4 जा 4 और 0 5 1 जा 5, 5045 ही निकल कर आ गया। तो ये जो 5045 जो है ये इसके जो फैक्टर अगर हम करते हैं तो इसके फैक्टर निकल कर कितने आएंगे आपके? तो फैक्टर जो निकल कर आएंगे आप उन्हें देखेंगे तो आप अब हम ये कहते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जो आपका नंबर है, जो आपको नंबर दिखा रखा संख्या, जो आपकी संख्या दे रखी है क्या है? 5045, 5045 जो संख्या 5045 है। ये तो देखिए कि एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त जो है अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है। इसलिए 5045 एक भाज्य संख्या है। दिस इज आंसर। मतलब कहने का ये है भाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको बताऊं, जिसके एक यानी एक ऐसी संख्या जो या तो अपने आप से कटती हो या 1 से कटती हो और इसके अलावा अगर किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाती हो, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ये जो 5045 है ये एक ऐसी संख्या है जो 5045 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, इन दोनों से तो कट ही जाएगी। इसके आफ्टर ये 2 नंबर और हैं
जो इनसे भी डिवाइड हो सकती है, 5 से भी हो सकती है और 1009 से भी डिवाइड हो सकती है। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाती है, अतिरिक्त नंबर से भी डिवाइड हो जाती है, तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। क्या होती है बेटा? भाज्य। तो एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, दोनों में यही फर्क होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से कटते हैं या अपने आप से कटते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। इसने कहा ये भाज्य संख्या क्यों है? ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इन संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 5045 जो है, ये 5045 है। इन संख्याओं के जो, इस संख्या के जो फैक्टर है, इस संख्या के फैक्टर एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी है, यानी ये 5045 एक से और अपने आप के अलावा और संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएगी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ऐसे आप इसका दूसरा भी करके देख सकते हैं, दूसरा भी बिल्कुल सिंपल है। आप अगर इसे दिखाना चाहें 7 11 13 13 कॉमन कर लेना, इसे भी आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज यही है। आप सबसे पहले दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन देखने के बाद आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं बेटा आगे। तो बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में देखा, और जो 3 4 5 जो है हम इस वीडियो में आपके लिए 5वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, बार बार मुझे इस वीडियो में याद दिलाना पड़ रहा, हम आपके लिए प्राइम नंबर से प्राइम नंबर चैप्टर, जो आपका रियल नंबर है, जो आपका रियल नंबर है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज लेकर आपके पास आ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 5वां क्वेश्चन डिस्प्ले है बोर्ड पर। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से है, रियल नंबर से। आप अगर इस चैप्टर को मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप इन वीडियो को अच्छे से देखते रहें, बारीक से देखें, ताकि आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए और मजबूत हो जाए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √2 √3 √5 √7, ये कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो सिंगल है और वो स्क्वायर रूट में है, और उसको एक अपरिमेय संख्या दिखाना है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखने के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रियल नंबर का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखें, तसल्ली से देखें। तो मान लीजिए कि हम इसमें, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने में क्या करना, मानना पड़ेगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। मान लो कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी A/B C/D, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब सीधा हुआ, अर्थात इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, √3 को A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां, ध्यान से देखना, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात सहभाज्य संख्या वे होती हैं, अर्थात जिनका HCF 1 होता है। सहभाज्य संख्या कौन होती है बेटा, जिनका HCF 1 होता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, जहां A और B सहभाज्य संख्याएं हैं, और सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है। यानी अगर दो संख्या मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया 2 और 1 लिया 3, ये सहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो इन्हें डिवाइड कर दे। या मैं कह रहा हूं एक हो गई 6 और एक हो गई आपकी 7, ये 6 सहभाज्य संख्याएं हैं। यानी इन दोनों संख्याओं को एक के अलावा किसी से नहीं कट सकती, यानी इनका मतलब इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1, क्योंकि 1 6 को भी काट देगा, 1 7 को भी काट देगा, इसलिए सहभाज्य संख्या वे होती है जिनका HCF 1 होता है। तो ये तो आपके समझ में आ गया कि इस तरीके से है कि अगर इनका HCF 1 होगा, तो अब यहाँ पे करा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे √3 की B में मल्टीप्लाई करी तो हो जाएगा √3B इक्वल टू में हो गया A। आपने लिखा दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों और का वर्ग करने पर, जब आप दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √3B इसका स्क्वायर और A
इसका स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का a स्क्वायर। 3 को नीचे लेकर जाओ तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में 3। अब आप यहाँ पे चेक करिए, अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, अगर a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, a हमेशा 3 से डिवाइड होगा। मैं इसको अभी आपको चेक करा के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब है कि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाजित हो सकता है, विभाज्य है। इसलिए आप यहाँ पे कर सकते a भी 3 से विभाज्य होगा, a भी 3 से विभाज्य होगा। अब कहने का मतलब a स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा a जो है वो 3 है तो बेटा a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगर ये 9 3 से विभाज्य है तो फिर 3 भी तो होगा, यानी एक ऐसा नंबर जो a स्क्वायर से विभाज्य, जो एक ऐसा नंबर a स्क्वायर जो 3 से विभाज्य है, तो जो उसका a होगा वो भी 3 से विभाज्य होगा। मतलब कहने का ये है, अगर मैंने कहा a स्क्वायर 25 है तो a 5 होगा, तो अगर ये 25 नहीं होगा तो यही कहां से हो जाएगा। कहने का मतलब अगर a स्क्वायर है, अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है, a स्क्वायर 3 से विभाज्य हो सकता है, ध्यान से सुन लेना, अगर a स्क्वायर जो है मान लो a स्क्वायर जो है वो 16 है और a क्या हो जाएगा, a इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो a हो जाएगा 4। जब ये 16 3 से विभाज्य नहीं हो सकता तो ये 4 16 कहां से हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा ये है, जो संख्या अगर a स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है, अगर a स्क्वायर को देखो ध्यान से रखो, a स्क्वायर जो है वो निकल कर आ रहा है आपका, कोई ऐसा नंबर लो जो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर जो है 36 है, a स्क्वायर कितना 36। अब आप ये दिमाग लगाइए, क्या 3 से विभाज्य है 12 12 12 36, लेकिन अब a क्या हो जाएगा, a होगा 6, तो 6 भी नहीं होगा, 3 दूनी 6। तो सीधा सीधा ये ध्यान लगाना कि अगर a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा, जो उसका a निकल कर आएगा वो भी होगा। तो हमें a स्क्वायर को दिखाना है, एक एक दिखाते ही फिर दूसरा हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि वो क्यों है क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा, पहला स्टेप पूरा हुआ। तो इस वाले कंडीशन में हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको 1 यहाँ पे। अब बाद में करते हैं, जो ये जिसे हमने 1 कहा है यहीं से हमें लेना पड़ेगा जो हमने a बराबर 3c, कैसे, जहां a है वहां तो a रहना है, a इक्वल टू, और जो ये 3 है वो 3 रहेगा, और जहां पे b है से यहाँ पे c रख दो, a बराबर 3c, जहां जो c है वो एक पूर्णांक है, जहां c एक क्या है बेटा, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है इंटीजर, जहां c एक पूर्णांक है। जब एक पूर्णांक है तो वर्क कर लो दोनों ओर का, इसका भी दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, और 3 का वर्ग करेंगे 9, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी समीकरण 2 और 1 का क्या मतलब है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर का मान यहाँ रख दो एक ही जगह, और जब a स्क्वायर का मान एक ही जगह रखोगे तो ये कुछ नया निकल कर सामने आएगा, क्या निकल कर आएगा वो आप देखेंगे। तो ध्यान से रखना, इस a की जगह जो ये स्क्वायर है इसकी जगह 9c स्क्वायर आता है, ये a स्क्वायर का मान यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, देखो ये a स्क्वायर नजर आ रहा है, a स्क्वायर को हटा दो तो a स्क्वायर की जगह क्या ला दो 9c स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9c स्क्वायर। इस 3 से इसे डिवाइड कर दो तो 3 बार कटेगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, और इसे नीचे लेकर आएंगे तो या आप ऐसे कर सकते हैं c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 3। ये आपकी समझ में आ गया होगा, देखो कैसे कैसे हो रहा है, ये हो गया। अब बात कहने का क्या है, जिस तरीके से c बराबर ये, जिस तरीके से यहाँ पे a स्क्वायर 3 से विभाज्य हो रहा था तो वहां b स्क्वायर भी 3 से विभाज्य होगा, तो आप यहाँ पे फिर लिख देंगे, क्योंकि जो b स्क्वायर है वो 3 से जो विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब जब ये 3 से विभाज्य है तो इसका जो आके बचा कौन, b, जब a है तो b भी, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब कहने का यह है
कि जो हम एज्यूम लेकर चल रहे थे, जो हम स्टार्टिंग में लेकर चल रहे थे कि ए और बी जो है वो सहभाज्य संख्या है, यानी ए और बी सहभाज्य संख्या है, कि इसका मतलब ए और बी अगर कट सकती है तो सिर्फ और सिर्फ 1 से कट सकती है। लेकिन यहाँ तो कुछ और हो गया। यहाँ क्या होगा, ए को 3 भाग कर रहा है पूरा पूरा, ये तुमने कह दिया 3 से विभाज्य है, ए 3 से हो रहा है, और यहाँ पे जो देख रहे हो बी, ये भी 3 से हो रहा है, तो ए और बी का जो एचसीएफ है वो तो 3 हो गया। लेकिन तुम्हारे हिसाब से एचसीएफ क्या था, 1 है, तो जो हमारा कॉन्ट्रडिक्स है वो हमारा फेल हो गया। जो हमने एज्यूम लेकर चले थे, जो हमने विरोधाभास कर रहे थे, वो हमारा फेल हो गया। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सब क्वेश्चनों में सेम रहेगा, उस स्टेटमेंट को आप नोट कर लेंगे, लिख लेना क्या स्टेटमेंट है। अतः यहाँ पे हमने देखा, ध्यान से देखना, अतः ए और बी, ए और बी आप ये देख रहे हैं कि कम से कम, ए और बी के कम से कम एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कितना है बेटा, 3 है। अब इसलिए जिससे, इसकी वजह से, इस 3 की, जिससे हमारी कल्पना, जिससे हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी के, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब नहीं, इसलिए आप यह दिखा देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कितना स्टेटमेंट लिख लो, सारा स्टेटमेंट ये। अब आप इसे समझिए, आपने देखो बेटा, इसमें यहां तक तो समझ में आ रहा है आपके, ये भी समझ में आ गया, ए और बी, इसमें आपकी क्या क्या चीज समझ में आ रही है वो चीज आप देखेंगे। अब हम यह देख रहे हैं कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो बी भी 3 से विभाज्य होगा। तो आप यह कह रहे हैं कि जो ए है वो भी 3 से विभाज्य हो गया, और जो बी है वो भी 3 से विभाज्य हो गया। यानी मतलब कहने का ये, ए को भी 3 ने भाग कर दिया और बी को भी 3 ने भाग कर दिया। जब ए और बी 3 से दोनों ही भाग हो रहे हैं, तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड तुम्हारी नजरों में कौन हुआ, 3 हुआ। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में मान के चले थे, तो वहां सहभाज्य संख्या मान के चले थे, ए और बी को सहभाज्य संख्या मान के। और सहभाज्य संख्या क्या होती है, वे दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी जो केवल कट सकती है तो किससे, केवल 1 से ही कट सकती है। जैसे मैंने कहा 6 और 7, ये सहभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इन्हें एक ही काट सकता है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, क्योंकि एक इसे भी काट लेगा, एक के अलावा ये कटेंगे नहीं, काट लो, तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या है। तो ये ए और बी भी इसी तरीके से था। अगर कोई इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। कौन हो सकता है, 1। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ चमत्कार हो गया भाई, यहाँ उल्टा हो गया। क्या हो गया देखो, अतः ए और बी के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया। यानी ए और बी का जो है कम से कम, देखा आपने, एक गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया, जो कि जिससे हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। यानी जो हमने कल्पना मान के चले थे, कल्पना कौन है, जो हम माना मानते हैं वो कल्पना होती है, और जब हम कल्पना मान के चले तो उसका क्या हुआ बेटा, उसका जो है वो हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो जिससे हमारी कल्पना जो है क्या हुई, गलत साबित हो गई, हमारी कल्पना गलत साबित हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं √3 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने सिद्ध करा है। तो इसे इस तरीके से हमने यहाँ पे सिद्ध करा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रियल नंबर चल रहा है बेटा, इसका आज जो बिल्कुल फिनिश हमने क्वेश्चन कर लिए। पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में चले गए हैं, 3, 4, 5 इस वाली वीडियो में है। आप आसानी से इन वीडियो का मजा लेके अपने चैप्टर 1 को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।